हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे अपनी इंडियन पॉलिटी के बारे में बात कर रहे थे, लक्ष्मीकांत को हम यहाँ पर देख रहे थे। लक्ष्मीकांत को एक बेस बनाकर हम यहाँ पर जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है भारत के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारत का संविधान है, उसके बारे में हम जान रहे थे वहाँ पर कि क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं गवर्नमेंट के लिए, यहाँ पर जुडिशरी के लिए क्या है, यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है उसके लिए क्या है। तो उसी का यहाँ पर एक पार्ट होता है, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन पॉलिटी है उसका, ये होता है यूनियन स्टेट रिलेशन। यूनियन के जगह पर आप यहाँ पर सेंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूनियन और जो सेंटर है, ये सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके बीच जो रिलेशन है उसके बारे में आज यहाँ की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। और चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें आप। ठीक है, तो अब शुरू करने वाले हैं हम यहाँ से अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि ये जो वीडियो है, हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि ये जितना भी सारा है मैं एक वीडियो में कवर अप कर डालूँ, कोशिश मेरी रहेगी यहाँ पर। मगर जितना मैं जानता हूँ ये काफ़ी अपने आप में बहुत ब्रॉड एरिया है। जो स्टेट और यूनियन के रिलेशनशिप है यहाँ पर, तो बहुत बड़ा एरिया है। तो शायद ये कुछ पार्ट के अंदर वीडियो हो सकती है, या तो ये एक पार्ट में कवर अप कर डालूँगा या फिर मैं इसके 3 पार्ट करूँगा अलग अलग। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर यूनियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यानी मतलब जो लेजिस्लेशन को देखेंगे हम, यहाँ पर जब कानून बनता है इसको हम विधायिका बोलते हैं सेंटर के लिए। ठीक है, राज्य के लिए यहाँ पर जो होती है अपनी लेजिस्लेशन अलग होती है। तो ये इंडियन पॉलिटी के अंदर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत ही ख़ास रोल प्ले करता है अपनी इंडियन पॉलिटी के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो सिस्टम अपनाया गया है गवर्नमेंट का, वो फेडरल सिस्टम अपनाया गया है गवर्नमेंट का। फेडरल में क्या होता है, ड्यूअल पॉलिटी होती है, ड्यूअल पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं। गवर्नेंस जो होती है वो 2 टायर के अंदर होती है, टीयर के अंदर होती है। ठीक है, लेवल्स की होती है। एक होती है हमारी यूनियन, एक होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं यहाँ पर। वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट होती है कुछ नेशंस के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर, से हम प्रोविंसेस भी बोलते हैं। स्टेट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बोलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है यहाँ पर, और जो स्टेट की लेजिस्लेशन है या फिर गवर्नमेंट जो है, इसको डिवाइड किया गया है। इनके अंदर पावर का डिवीज़न दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं शेड्यूल 7 के अंदर दिया गया है स्टेट लिस्ट, और यहाँ पर जो यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, इनके अपने अपने काम दिए गए हैं इनको। मगर यहाँ पर क्या है, द सेंटर एंड द स्टेट आर कंसिडर्ड सुप्रीम इन देयर स्फीयर। मतलब क्या है इसका कि स्टेट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने अपने स्फेयर या फिर जुरिस्डिक्शन के अंदर आज़ाद हैं। ये एक दूसरे के अंडर कंट्रोल भी आ जाते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर डोमिनेंस होता है हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का, मगर अपने आप में अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर ही काफ़ी यहाँ पर सुप्रीम होते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं यहाँ पर। तो इंडियन का जो बताया मैंने आपको, फेडरल सिस्टम है यहाँ पर, बाईकैमरल भी है, पावर डिवाइडेड भी है स्टेट के बीच और सेंटर के बीच में। एग्जीक्यूटिव अलग अलग है देश के अंदर। देखेंगे पार्लियामेंट में जो बन के आती है कैबिनेट, जो पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेचर होती है से जो निकल के पार्लियामेंट आती है वो एग्जीक्यूटिव कहलाती है, मंत्रिपरिषद। लेजिस्लेटिव क्या होती है, जहाँ पर कानून बनते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस जो होता है, राज्यसभा लोकसभा जो है हमारे यहाँ पर। देन यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल पावर है। मीन्स क्या है, यहाँ पर इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। यूनियन और जो स्टेट के रिलेशन है यहाँ पर, स्टेट की एग्जीक्यूटिव अलग होती है, ठीक है, और जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव होती है वो अलग होती है। लेजिस्लेटिव भी अलग है यहाँ पर। जो फाइनेंशियल पावर होती है ये भी अलग अलग डिवाइडेड होती हैं यहाँ पर। तो आज की जो वीडियो में हमारी होने वाली है वो हम बात करने वाले हैं लेजिस्लेटिव जो रिलेशनशिप है बिटवीन सेंटर और यूनियन एंड स्टेट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 से 255 तक बताया गया है इसके बारे में। शुरुआत तो यहाँ पर फेडरलिज्म से बताई जाती है कि हमारा जो ढांचा है वो किस तरह का होने वाला है यहाँ पर।
देन जो बाद में बताई गई हैं पावर से डिवाइड चीज़ें कही गई हैं, सब बातें इसके अंदर बताई गई हैं। तो अगर चैनल पे अभी आप बने हुए हैं, वीडियो पे बने हुए हैं अभी तक, तो वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ आप लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला यहाँ पर है कि जो लेजिस्लेटिव है, मतलब जो कानून बनाने की क्षमता है, लेजिस्लेटिव क्या करती है, उसमें क्या होता है हमेशा कानून बनाने की क्षमता तो होती है, जो लेजिस्लेचर होती है विधायिका हमारी, वो कानून बनाती है हमेशा यहाँ पर। तो हम यही बात करने वाले हैं कि कानून बनाने में ताकत की बात किस बात, जो स्टेट है और जो यूनियन है उसके पास कितनी कितनी पावर है कि वो कानून बना सकती है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी हम फिर 4 डिवाइड के अंदर पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 4 हेड्स होते हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर 3 थे लेजिस्लेशन के, फिर इसके अंदर भी यहाँ पर सब इनके 3-4 हेड्स होते हैं इसके। पहला है यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव। इट मीन्स यहाँ पर ये है कि जो टेरिटोरियल मतलब जुरिडिक्शन कितना है किसका, कौन किस हद तक कानून को बना सकता है यहाँ पर, स्टेट और जो सेंटर है उसका क्या क्या है यहाँ पर। दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, जो कि हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जो हमारी यहाँ पर होती है, कि उनके जो पावर्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, जो उनको काम दिए गए हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा है यहाँ पे सुप्रीमेसी, वो पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। ठीक है, चौथा हमारा आएगा यहाँ पर सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, यानी कि सेंटर जो है यहाँ पे पावरफुल दिखा दिया गया है इसके अंदर शुरुआत में ही, कि वो पावरफुल रहेगा हमेशा स्टेट के ऊपर। वो कैसे रहेगा इस बारे में अभी हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहला पॉइंट देखने वाले हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट ये कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज फॉर होल नेशन एंड इम्प्लीमेंट इन द इंटायर टेरिटरी। पार्लियामेंट क्या है, यानी कि पार्लियामेंट जब हम बात करेंगे तो हम सेंटर की बात करेंगे हमेशा यहाँ पर। ठीक है, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव है तो हम स्टेट की लेजिस्लेटिव बोलेंगे यहाँ पर। पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पर जो होने वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होने वाली है मेनली, क्योंकि जो पार्लियामेंट है हालांकि इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। जो राज्यसभा होती है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के। ठीक है, मगर फिर भी यहाँ पे डोमिनेंस किसका होता है, लोकसभा का होता है, इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट मानेंगे इसको। तो यहाँ पर टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है पार्लियामेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या यहाँ पर है कि वो जितना भी देश का हिस्सा है, जितना देश का जुरिडिक्शन है यहाँ पर, उस सब के लिए कानून बना सकती है वहाँ पर पूरे देश के अंदर। ठीक है, उसकी जो टेरिटरी है स्टेट देश की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी क्या होती है यहाँ पर, स्टेट है, यूनियन टेरिटरीज है, और जो क्या एरिया है यहाँ पर जो इंडिया के कंट्रोल में आता है या फिर जो आने वाला है कभी ना कभी, जब हम मतलब उसको हम ऑक्यूपाई जैसे जाके मतलब उसको हम अपने कंट्रोल में लेंगे उस एरिया को। वेयर अगर देखें अदर, हम देखें दूसरे अदर हैंड देखते हैं यहाँ पर क्या है, स्टेट कैन मेक लॉ एंड इम्पोज इन द लॉ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। अब क्या है कि जो स्टेट है, स्टेट जो है एक पर्टिकुलर स्टेट हो सकता है। यहाँ पर हमारे देश के अंदर 28 देश हैं, पहले 29 पे 28 है, फिर 29 में भी वहाँ से 28 हो चुके हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर जो यहाँ पर स्टेट था वो ख़त्म हो गया, वो बन चुका है यूनियन टेरिटरी यहाँ पर। बात यहाँ पे फिलहाल जो बात करते हैं वापस से अपनी बात पे आते हैं यहाँ पर, कि जो कोई स्टेट है, मान लीजिए बिहार है, हरियाणा है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तो उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है यहाँ पर। तो जो वो कानून बनाएंगे, जितना जिनका जुरिडिक्शन आता है, जो उनके अपने राज्य का हिस्सा है यहाँ पर, वो उसी के लिए कानून बनाएंगे, इससे बाहर उनके कानून लागू नहीं होंगे उनके स्टेट से। ठीक है, जो स्टेट के पार्ट है उसमें यहाँ पर ये लागू होते हैं यहाँ पर। मगर अब देखिए यहाँ पर अलग अलग दोनों की पावर दिखाता हूँ, बताता हूँ मैं कैसे कैसे है यहाँ पर। पार्लियामेंट ऑल्सो मेक लॉज फॉर दूज हु लेफ्ट इंडिया एंड लिव्ड इन अनदर कंट्री, जिसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर्स। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर यहाँ पे स्टेट के पास भी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप, कैसे होती है मैं समझाता हूँ। पार्लियामेंट क्या कर सकती है यहाँ पर कि वो ऐसा कानून बना सकती है जो इंडिया के अंदर, जो इंडिया के जो सिटीज़न हैं, जो बाहर के रह रहे हैं इंडिया से, उनके लिए भी कानून को बना सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे नीरव मोदी है, माल्या है, तो इन्होंने क्या करा, देश के अंदर करा घपला, पैसा लेके भाग गए, जाके बच गई इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन में। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो उनको वहाँ से लेकर आने के लिए कानून को बना सकती है। जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो उससे बात कर सकती है कि आप ये हमारे यहाँ के अपराधी हैं, आप इनको हमारे यहाँ भेजिए।
कि जाके अपना ऑपरेशन कर सकती है और उनको अरेस्ट करके यहाँ पे इंडिया में लेके आ सकती है। हालांकि वैसा अभी तक हुआ नहीं। मतलब ये बात है कि वो एक्स्ट्रा जो लॉ बना सकती है कि उनको हम लेके कैसे आएंगे, लेकिन ना और जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है ये सब कर पाने की। अब हम देखें यहाँ पर जो स्टेट है उसके पास भी तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर है यहाँ पर। वो कैसे है स्टेट के पास? मान लीजिए कोई इंसान है स्टेट, मतलब मान लीजिए कोई रहने वाला है उत्तर प्रदेश का, उसने कोई अपराध कर दिया वहाँ पर, किसी का मान लीजिए मर्डर कर दिया, मर्डर करके वो अपने स्टेट से भाग गया। अब जो पुलिस है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने कुछ ऐसे लॉस पास करे कि जो अपराधी है, जो हमारे राज्य का अपराधी है, अगर वो किसी दूसरे राज्य के अंदर भाग जाता है तो पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो दूसरे राज्य में जाकर उसको गिरफ्तार करके लेकर आ सकती है। ये चीज़ आपने अक्सर देखी होगी कि पुलिस जाती है दूसरे स्टेट में, पता करती है कहाँ पर, बाद में उसको सरेंडर करवा लेती है, गिरफ्तार कर दिया, फिर उसका एनकाउंटर कर देती है। तो ये दोनों के पास अपनी अपनी अलग पावर है यहाँ पर। हालांकि जो ये पावर बना है, जो स्टेट बनाएगा वो किसके राज्य के व्यक्ति के नहीं होगा, मगर जो पार्लियामेंट बनाएगी वो पूरे स्टेट जो देश है उसके जितने भी नागरिक हैं, चाहे किसी भी स्टेट के नागरिक हो, वो सब पे ये कानून लागू होगा। अब इसमें भी यहाँ पर क्या है, एग्जम्पशंस आ जाते हैं। एग्जम्पशन टू द लॉ ऑफ पार्लियामेंट कैसे है यहाँ पर देखिए, समझाता हूँ। मैंने कहा कि टेरिटोरियल एक्सटेंट है यहाँ पर, और जो डोमिनेंस है यहाँ पर सेंटर का, यहाँ पर मतलब जो पार्लियामेंट का जो यहाँ पर डोमिनेंस है स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर, यहाँ पर वो कैसे है वो समझा दिया मैंने आपको। अब उसके ऊपर क्या है, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर। कैसे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन मेक लेजिस्लेशन कीपिंग द पीस, गुड गवर्नेंस एंड प्रोग्रेस इन 4 यूनियन टेरिटरीज। कहाँ पर? दीज आर दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली। आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि दमन एंड दीव और जो दादरा नगर हवेली है ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, पहले थी, अब नहीं है यहाँ पर। लद्दाख, लद्दाख कैसे है कि लद्दाख को कश्मीर से अलग किया गया, तो ये यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, यहाँ पर इन यूनियन टेरिटरीज़ के लिए अपनी तरफ से लॉ को पास कर सकता है, मतलब जो अपनी पावर है उसका इस्तेमाल कर सकता है यहाँ पर। ठीक है। अब जो मतलब प्रेसिडेंट है वो जो काम करता है, जो तरीक़ा तो हमारे जो देश के अंदर ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो एक तरह से यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है, जो कैबिनेट होती है, उसकी मशवरे पे काम करता है, ये बात दिखाई जाती है। हालांकि ऐसा होता है कि जो काम वो करता है, जो पार्लियामेंट चाहती है वो वही काम करता है यहाँ पर। अब देखिए जो यूनियन टेरिटरीज़ है कि डायरेक्ट कंट्रोल में आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब पार्लियामेंट के कंट्रोल में। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति है, वो डायरेक्ट ऐसे लॉ बना सकता है, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट ऐसे लॉ बना सकती है कि इन देशों जो यूनियन से इनके ऊपर लागू किया जा सके यहाँ पर। और इनके अंदर लेजिस्लेटिव भी बहुत मुश्किल से होती है कहीं, ठीक है यहाँ पर। देन द लेजिस्लेशन मेड बाय द प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पार्लियामेंट। जो फैसला यहाँ पे प्रेसिडेंट लेगा अचानक से, किसने लेगा, वजह क्या है, लद्दाख लगता है चीन से और पाकिस्तान से, ठीक है। दमन दीव या दादरा नगर हवेली आता है अरब सागर में, तो ये अपने आप में अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। लक्षद्वीप महासागर, हिंद महासागर में आता है, और जो अंडमान निकोबार है ये भी हिंद महासागर में आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि जो बाहर से आने वाले ख़तरे हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये जो यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर। तो इनके लिए जो प्रेसिडेंट है वो लागू कर सकता है यहाँ पे, अचानक से जब भी इसको पास करना हो कानून वो पास कर सकता है यहाँ पर, मतलब लॉ बना सकता है। वो बोल सकता है जिन्होंने लिख दिया वो बात मानी जाएगी वहाँ पर। एंड देन क्या होता है यहाँ पर, जो पार्लियामेंट है उसको यहाँ पर अपने तौर पर कानून बना सकती है यहाँ पर। ये जो पार्लियामेंट है, जो प्रेसिडेंट ने कहा उसको पास करवा के यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर, मतलब उसको पास करवा कर डायरेक्ट ही लॉ बना सकती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एग्जेम्पशन आ गया इनके ऊपर। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए क्या है, अ रेगुलेशन सो मेड हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन पार्लियामेंट एक्ट में समझा दी। जो उन्होंने जो प्रेसिडेंट ने कहा वो वही ज़माना होगी जो पार्लियामेंट ने कहा, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है यहाँ पर। और जब भी चाहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अमेंड करके या फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल कर सकती है यहाँ पर। देन अब एक फिर प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, एक अलग से एग्जाम्पशन यहाँ पर आता है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के ऊपर। कैसे?
सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है यहाँ पर कानून पूरे इंटायर इंडिया के लिए। इसके अंदर देश की जितनी सारी यूनियन टेरिटरी हैं, स्टेट हैं, यहाँ पर सब इसके अंदर आते हैं। और जो वो भी ज़मीन आती है जो इंक्लूड होने वाली है बाद में आगे चलिए कभी ना कभी, ठीक है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमने जो बांग्लादेश है उनको कुछ गांव दिए अपने और कुछ गांव वहाँ से ले लिए थे, तो उन पर भी वो लागू हो जाती है चीज़ यहाँ पर। देन अब यहाँ पर क्या आता है कि जो पार्लियामेंट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरह से नुमाइंदा होता है गवर्नर, जिसको प्रेसिडेंट यहाँ पे भेज डालता है काम करने के लिए स्टेट के अंदर अलग अलग। अब जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव होती है जो वो लॉ बनाती है, तो वो गवर्नर के पास जाता है यहाँ पर, वो उसको पास कर देता है, फिर वो कानून बन जाता है यहाँ पर। अब ऐसा ही है, जैसे पार्लियामेंट ने बना दिया कानून, तो वो जो प्रेसिडेंट है उसको पास करता है, कानून बन जाता है यहाँ पर। अब उसको लागू करना है यहाँ पर बहुत सारे स्टेट के अंदर। कैसे है, अब यहाँ पर कुछ जो गवर्नर्स हैं स्टेट के, ख़ास तौर पे जो शेड्यूल एरिया हैं यहाँ पर, या फिर जो ट्राइबल एरियाज़ आते हैं, ट्राइबल एरिया पे जहाँ पे जनजातियाँ हैं, आदिवासी लोग रहते हैं वो, तो वहाँ पर जैसे कि आसाम है, मिज़ोरम है और मेघालय है और त्रिपुरा है, ये ऑटोनोमस एरियाज़ आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जो स्टेट की जो अपनी मतलब थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा आज़ाद है दूसरे स्टेट, जैसे कश्मीर तक टाइम के अंदर कुछ हद तक इनके पास भी अपनी आज़ादी यहाँ पर है। तो गवर्नर के पास यहाँ पे पावर है, जो पार्लियामेंट ने लॉ पास करे हैं तो उसके अंदर वो थोड़े से कुछ चीज़ों को रोक के पास करवा सकता है, मतलब लागू कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पार्लियामेंट ने वहाँ पर 10 कानून पास करे कि हम देश के अंदर ये कानून को लागू करेंगे। अब जो गवर्नर है इन स्टेट का, ख़ास तौर पे चाहे गवर्नर ऑफ आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो और मिज़ोरम हो, इनके अंदर क्या है कि वो जो गवर्नर है वो कह सकता है कि ये 10 कानून जो हैं हम लागू नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन ऐसी नहीं है। यहाँ का जो तरीक़ा है वो अलग है, जो यहाँ के जो काम चल रहा है, जो चल रहा है यहाँ पे एडमिशन जो चलेगा, वो इस तरह से काम नहीं कर पाएगा आपके जो कानून है इनके हिसाब से। तो हम ये जो आपने बनाए हैं यहाँ पर 10 जो आपने कानून बनाए हैं, या जो आपका जो यहाँ पे कानून है उसके जो 10 हिस्से हैं, उसमें से सिर्फ हम 5 को लागू कर पाएंगे यहाँ पर। तो वहाँ पे सिर्फ वो 5 ही लागू हो पाएंगे। और यही चीज़ जो प्रेसिडेंट है उसको भी ये पावर यहाँ पर हासिल है मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के अंदर। तो ये है यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट है यहाँ पर, कि उनकी जो लेजिस्लेटिव है, मतलब जो उनकी बॉडी है कानून बनाने की, वो कितने हद तक कानून बना सकती है और कितने हद तक उनके जो कानून हैं वो लागू हो सकते हैं। अब आता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, कि जो विधायिका है उसकी जो सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं यहाँ पे, मतलब वही कि जो वो काम जिस सब्जेक्ट पे वो काम करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम बोलते हैं राज्य सूची, संवर्ग सूची और केंद्र सूची जो होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और जो हमारा यहाँ पर है, सॉरी ये हट गया शायद, आ गया, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये शेड्यूल 7 के अंदर बताया गया है। यहाँ पर इनके अपने अपने काम दिए गए हैं। ये मैंने बना रखी है एक अलग से वीडियो, मैं लिंक डाल दूँगा, आप मजा के इसको देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। वरना मैंने बना रखी प्लेस में चेक कर सकते हैं वहाँ से भी इसको। अब आता है यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसकी अथॉरिटी कितनी है, अभी हम बात कर चुके हैं पहले ही। तो जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाएगी यहाँ पर, जो इंटायर इंडिया में कानून लागू होंगे, ठीक है। जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ऑडिट, फॉरेन अफेयर। अब जो फॉरेन अफेयर है और डिफेंस है, ये तो काम ख़ास तौर पे, और जो कम्युनिकेशन है यहाँ पर, और करेंसी में लिखना भूल गया, इसके अंदर करेंसी भी इसके अंदर आएगी यहाँ पर, ठीक है। करेंसी भी स्टेट के जो यूनियन है उसके पास आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेगी यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, नोट छापने से भी आपने देखा होगा, जीएसटी लागू हुआ था, डिमोनेटाइजेशन यहाँ पर हुआ था, तो किसने करा, वो देशी गवर्नमेंट ने करा यहाँ पर, क्योंकि देश के अंदर जो रुपया चलेगा वो तो ही चलेगा, यहाँ पे रुपया ही चलता है पूरे देश के अंदर, ये तो नहीं है कि स्टेट का अलग अलग रुपया है यहाँ पर। फिर डिफेंस है, देश की रक्षा करना, बाहर से भी और अंदर से भी, आतंकवाद अंदर के अंदर भारत के अंदर हो सकता है, यहाँ पे उग्रवाद है, ठीक है, दूसरे रूप यहाँ पे हो सकते हैं। फिर चीन है, पाकिस्तान है, उनसे हमला हो सकता है, तो उसकी डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। मतलब जो देश के अंदर पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद जो काम करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब जो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो यहाँ पर उसका अपना यहाँ पर जुडिक्शन एरिया होता है, अपने स्टेट के अंदर ही रहते हुए करेगी वो। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस
सीधी बात है कि पुलिस जो होगी वो स्टेट के हाथ में है। हालांकि जो यूनियन टेरिटरीज़ है देश के अंदर, एग्जेम्पशन यहाँ पर ये है कि यूनियन टेरिटरी की पुलिस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इरिगेशन मतलब खेती से जुड़े हुए कानून जो होंगे, लैंड रिफॉर्म्स करना, किसानों के लिए जो हम कहते हैं कि इतना कर्जा देना, माफ़ करना, जो सब काम होते हैं वो करेंगे ये। हेल्थ, हॉस्पिटल्स खोलना, सफाई की ध्यान रखना, ये काम जो है वो स्टेट के अंदर आएंगे। और एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे, जो एजुकेशन है, ठीक है, एजुकेशन भी स्टेट के पास आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर कुछ और काम बताए गए हैं यहाँ पर कि जो यूनियन है वो काम कर सकती है किस पे, क्रिमिनल लॉज पे, सिविल प्रोसीजर है, मैरिज का, डिवोर्स का कंट्रोल है, इलेक्ट्रिक, सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, इसे भी काम जो करेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है यहाँ पे। हाँ, एग्जाम्पशन यहाँ पर भी फ्री रहता है, ड्रग्स जो है इस पर स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है काफ़ी हद तक। अब देखिए, जैसे हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर, मगर यहाँ पे क्या होता है कि कुछ आता है, एक आती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंदर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर सकती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर काम कर सकती है। मतलब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है यहाँ पर वो बना सकती है कानून, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव है वो भी यहाँ पर कानून को बना सकती है इसके अंदर। मगर यहाँ पे डोमिनेंस किसका होगा, डोमिनेंस होगा स्टेट का। किसमें, कंकरेंट लिस्ट में। यहाँ पर जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट पे अगर स्टेट ने बनाया है कानून, अगर जो पार्लियामेंट है बना देती है कानून उसके ऊपर, जो बनाया हुआ कानून यहाँ पर स्टेट का था पहले से, वो यहाँ पर नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब वो किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पर जो स्टेट का जो सेंट्रल का कानून होगा वो यहाँ पर कानून को माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारा। तीसरा यहाँ पर क्या आता है, और देखिए कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे भी हैं स्टेट के अंदर जिनको स्टेट लिस्ट में कौन कर सकता है काम उनके ऊपर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कर सकती है। वो यहाँ से हम समझने वाले हैं तीसरे पॉइंट से। जैसे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो पार्लियामेंट है उसको पावर दी गई है कि वो स्टेट की जो लिस्ट है उसमें भी अपने कानून को बना सकती है। उसके बारे में 5 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। अब वो कब बना सकती है इसके बारे में भी अलग अलग यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो इसका भी हम फर्दर यहाँ पे जो 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैंने 5 ही लिखे हैं ना, मैं देख लूँ एक बार, मुझे लगता है मैं भूल गया, मुझे ऐसा लगा भी, थोड़ा डाउट हुआ। तो यहाँ पर है पहला क्या है यहाँ पे, व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन। आपको ध्यान रखना है यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है राज्यसभा की। जो राज्यसभा है वो यहाँ पर हिस्सा है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट में जो राज्यसभा होती है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट की जो लेजिस्लेशन होती है उसके, मतलब जो कानून बनाने वाली बॉडी है स्टेट की, उनके जो चुने हुए लोग होते हैं सेंटर के लिए, वो लोग यहाँ पे इसके अंदर होते हैं। अब चुनते कैसे हैं, आधे कैसे हैं, वो अलग टॉपिक है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है कि राज्यसभा है, कुछ स्टेट हैं वो चाहते हैं कि हमारा एक ही मैटर है कि हमें एक चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून को बना डाले यहाँ पर। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो स्टेट होंगे वो एक लेकर आएंगे रेजोल्यूशन, यहाँ पर प्रस्ताव लेकर आएंगे देश इसके अंदर राज्यसभा के अंदर, और उसको पेश किया जाएगा यहाँ पर। फिर उसमें बारे में होगी वोटिंग यहाँ पर, और उस टाइम जो राज्यसभा है जितने मेंबर वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके 2/3 अगर उसको पास कर डालते हैं तो जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाएगा यहाँ से। और जो ये डिमांड की गई थी लॉ की, उसके ऊपर फिर जो फर्दर जो पार्लियामेंट है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको हम बोलेंगे लोकसभा जो है, वो उस पर कानून को बना सकती है। मतलब जो राज्यसभा है वहाँ से ही पास हो गया, फिर वही बिल पेश किया जाएगा कहाँ पर, जो लोकसभा है उसके अंदर, फिर उसको पास किया जाएगा वहाँ से, और वो यहाँ पर जो है कानून बन जाएगा देश के जो स्टेट हैं उनके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है इसी बारे में समझाऊंगा मैं अभी। वैलिड फॉर 1 ईयर। अब ये जो होता है कि ये सिर्फ वैलिड है 1 साल के लिए। जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा राज्यसभा के अंदर, बहुत सारे स्टेट हैं उनकी अलग अलग डिमांड होती है यहाँ पर, तो वो जब स्टेट यहाँ पर डिमांड को लेकर आएंगे, 2/3 मेजोरिटी जब उसको पास कर डालेगी, ये स्पेशल मेजोरिटी नहीं है यहाँ पर, अमेंडमेंट नहीं हो रहा यहाँ पर सिर्फ कानून बननी है, और जो कानून बनेगा वो सिर्फ वैलिड है 1 साल के लिए।
और इस जो 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 लॉ बना है यहाँ पर, इसको 1 साल के लिए 1 साल तक चलेगा। इसको 1 साल बाद उसको यहाँ पर रेजोल्यूशन में पास करना पड़ेगा फिर से। फिर दोबारा से यहाँ पर बैठक होगी, वोटिंग होगी, उस पर पास होता है तो वो लागू रहेगा, और अगर पास नहीं होता है तो वो 6 महीने के अंदर यहाँ पर डिज़ोल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी यहाँ पर। तो पहली कंडीशन यहाँ पर ये है कि जब जो राज्यसभा है वहाँ पर जो रेजोल्यूशन है यहाँ पर पास किया जाएगा, ठीक है। जो देन यहाँ पे क्या आता है, ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसीज। जो नेशनल एमरजेंसी है उस बारे में हम क्या जानते हैं कि जब इमरजेंसी लगती है स्टेट के अंदर, जब देश के अंदर लगती है, आपातकाल लगता है, तो क्या होता है, जो स्टेट की लेजिस्लेशन है उसे भंग कर दिया जाता है मेनली। यहाँ पर अक्सर यही होता है ज़्यादातर। जब इमरजेंसी लगी थी एक बार 75 के अंदर, 1975 के अंदर, तो वही चीज़ हुई थी, जो स्टेट की जो लेजिस्लेशन है, मतलब जो गवर्नमेंट से उनको गिरा दिया गया था यहाँ पर, और जो यहाँ पर सुप्रीम पावर बन जाती है वो बन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास क्या हो जाता है यहाँ पर, वो उसके पास हो जाते हैं यहाँ पर पावर कि जो स्टेट के मैटर्स हैं उसके ऊपर वो कानून को बना सकती है यहाँ पर, और उसको ज़रूरत भी नहीं है उसको पास करवाने की। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि उसको ज़रूरत नहीं है कि वो वोटिंग कराएगी उसके ऊपर। जल्दबाजी के अंदर जो भी काम होता है वो बहुत तेज़ी से काम होता है, जल्दी जल्दी वोटिंग होती है, चाहे स्टेट उसके बारे में अग्री हो या ना हो, वो पास हो जाता है जल्दबाजी में यहाँ पर, क्योंकि उसके पास पावर होती है स्टेट वो सेंटर के पास कि वो जो यूनिटी है वो बरकरार रखनी है देश की, इसलिए वो जो सरकारें होती हैं स्टेट की तो गिरा डालती हैं यहाँ पर। एंड फिर वही चीज़ होती है यहाँ पर, वो भी 1 साल के लिए वैलिड है यहाँ पर। देन उसको दोबारा से यहाँ पर दोबारा से पास किया जाएगा स्टेट के जो लोकसभा राज्यसभा उसके अंदर लाकर, अगर नहीं होता वो पास तो 6 महीने बाद वो अपने आप ही हट जाएगा, जैसे इमरजेंसी हटेगी। देन आता है स्टेट, व्हेन स्टेट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू और मोर। अगर 2 राज्य और 2 से ज़्यादा राज्य डिमांड करते हैं राज्य अपने कि ये कॉमन मैटर है, हमें यही प्रॉब्लम है से यहाँ पर दोनों को, तो काइंडली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ कानून बनाए इसके ऊपर। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है यहाँ पर, गवर्नमेंट तो जो होती है वो एग्जीक्यूटिव होती है सॉरी, ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव की, सॉरी लेजिस्लेटिव की। यहाँ पर जो संस्था है कानून बनाती है यहाँ पर, विधायिका। तो क्या होता है यहाँ पर, जो दोनों जो 2 स्टेट है, मान लीजिए बंगाल नहीं, बंगाल का एग्जाम्पल नहीं लेंगे यहाँ पर, हम यहाँ एग्जाम्पल लेंगे इस टाइम के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश और जो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो कहते हैं लव जिहाद, लव जिहाद। उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा उनको चलती है इस चीज़ की कि मुस्लिम और हिंदू आपस में शादी ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो दोनों की कॉमन प्रॉब्लम है, और वो गए सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर लेजिस्लेटिव है उसके पास कि ये हमारी कॉमन प्रॉब्लम है, आप इसके ऊपर कानून बनाएंगे यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होगा, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बनाएगी कानून यहाँ पर, और जो वो कानून होगा वो इन्हीं दोनों राज्यों के ऊपर लागू होगा और दूसरे राज्यों पर वो लागू नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर बीच में कोई दूसरा स्टेट भी आता है उठकर, वो कहता है कि हाँ हमें भी चाहिए ये वाला कानून, तो वहाँ पर वो जो कानून जो है दोबारा से पास किया जाएगा बिल को, और जो स्टेट है उस पर वो लागू किया जाएगा यहाँ पर। और उसके लिए वही वाला हिसाब है कि 1 साल तक वो वैलिड रहेगा, तो वहाँ से उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ पर फर्दर, ठीक है। मगर अब यहाँ पर हमें दिखती है पावर किसकी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है उसकी, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है उसके ऊपर। वो कैसे, अगर सेंटर ने एक बार कानून बना दिया, पास कर दिया, तो जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं वो उसको कैंसिल नहीं कर सकती यहाँ पर, ना उसको अमेंड कर सकती हैं, ना उसके लिए रीअपील कर सकती हैं कि आप चेंज कर दीजिए, हटा दीजिए, वो वैलिड रहेगा 1 साल के लिए यहाँ पर। मगर ये बात ध्यान रखने वाली है कि वो इंटायर स्टेट के देश के ऊपर वो लागू नहीं होता कानून। अब मान लीजिए स्टेट, अभी हम करंट स्थिति देखते हैं तो क्या हिसाब है, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे गवर्नमेंट है बीजेपी की, फिर बंगाल में गवर्नमेंट नहीं है, पंजाब में गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर राजस्थान में गवर्नमेंट नहीं है। तो ऐसे जो कानून हैं, देखिए रिक्वेस्ट बहुत ही कम करेगा कोई स्टेट। अब जब सेंटर में गवर्नमेंट सेम होगी तो स्टेट में गवर्नमेंट सेम होगी, एक ही पार्टी की होगी, तो ऐसी रिक्वेस्ट हो सकती है, वरना मुमकिन नहीं है। ऐसा बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा हुआ है स्टेट के अंदर, देश में हमारे। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए राजस्थान है, पंजाब है, जहाँ पे जो आम आदमी पार्टी उसकी गवर्नमेंट है यहाँ पर, और बंगाल है, और झारखंड भी, ओ जो झारखंड है वो भी इसके अंदर आता है, और आंध्र प्रदेश है,
तमिलनाडु वगैरह भी स्टेट इसमें आते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं है, तो वो मुश्किल ही है कि वो उसकी डिमांड करेंगे और ऐसा होगा। और क्योंकि वो डिमांड नहीं करेंगे तो वहाँ पर ये जो कानून बनेगा वो लागू भी नहीं होगा। टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ठीक है, जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है कानून, जो स्टेट की लेजिस्लेशन है उसके लिए कैसे है। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास अथॉरिटी होती है जब वो कोई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ करती है, कन्वेंशन होते हैं और जो एग्रीमेंट होते हैं, तो वो देश के लिए एग्रीमेंट कर रही है, जो स्टेट है उसके अंदर भी लागू होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब उसको जो ये बातें होती हैं, ऑब्लिगेशन होती है, कमिटमेंट होती है, उसको पूरी करनी है हर हाल के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। मान लीजिए किसी पर्सन ने, कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी है बाहर से आया, सपोज़ कर लीजिए कोई यूनाइटेड नेशन का बंदा आता है इंडिया में किसी काम के लिए, और उससे इंडिया के अंदर कोई अपराध हो जाता है किसी स्टेट के अंदर, उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, या कहीं और भी हो गया, ठीक है। अब जो वहाँ की गवर्नमेंट, जो स्टेट की पुलिस है, उसका काम ये है कि वो उसको अरेस्ट करेगी, सज़ा देगी, अरेस्ट करेगी, कार्रवाई चलेगी कोर्ट में, उसके पक्ष उसको जो सज़ा मिलनी है वो मिलेगी यहाँ पर। मगर अब स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, उसने प्रॉमिस करा है कि हम जो आपका पर्सन है उसके यहाँ पे रक्षा करेंगे, उसको बचाएंगे, हम उसकी सहायता करेंगे और उसको वापस सही जगह बाहर भेज डालेंगे आपके देश में, वापस जहाँ से वो आया होगा। तो वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है वो ऐसे बिल पास कर सकती है लाकर कि जो ये पर्सन है इसको, मतलब जो कोई बाहर का बंदा आया हुआ है उससे अपराध हो जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, उसको बचाना, बाहर भेज डालना, इस तरह के लोग वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है वो पास कर सकती है। और क्योंकि उसका कमिटमेंट था बाहर के देश से या फिर बाहर जो कमेटी है उनसे, तो उसको वो बाहर निकाल सकते हैं। और जो स्टेट की जो पुलिस है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर पॉइंट नंबर 5, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? जब हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है स्टेट की वो सही से काम नहीं कर रही, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि सेंटर में गवर्नमेंट अलग है, स्टेट में गवर्नमेंट अलग है, तो जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है उसका नुमाइंदा होता है गवर्नर, ठीक है, एक तरह से। और तो गवर्नर रिक्वेस्ट कर डालता है यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उससे कि जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर जो है यहाँ पे मेंटेन नहीं हो रहा स्टेट के अंदर, इसलिए आप प्रेसिडेंशियल रूल लगा दीजिए स्टेट के अंदर, और जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली उसको भंग कर दीजिए बिल्कुल। यहाँ पर सरकार गिर जाती है स्टेट की, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल यहाँ पर लग जाता है। अब जब प्रेसिडेंशियल रूल लग गया मतलब क्या, कि पार्लियामेंट का राज आ गया, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो काम करता है मशवरे पर किसके, जो कैबिनेट होती है। कैबिनेट कहाँ से आ रही है, जो लेजिस्लेटिव है सेंटर की, तो अब चलेगी किसकी यहाँ पर, चलेगी यहाँ पर सेंटर एग्जीक्यूटिव की। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। बस अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट विल ऑपरेटिव इवन द प्रेसिडेंशियल रूल इज ओवर। अगर ये कानून बन गया एक बार वहाँ के लिए स्टेट के अंदर, तो जब तक इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल रूल है तब तक वहाँ पे लागू रहेगा, तो वो बना रहेगा। और जब शासन हटेगा वहाँ से राष्ट्रपति का, जब भी वो लागू रहेगा उस स्टेट के अंदर, जब तक कि वहाँ की जो नई लेजिस्लेटिव नहीं बनती स्टेट की और वो उसमें चेंजेस करके उसको ख़त्म नहीं करती उसको, या फिर कोई दूसरा कानून बनाती नहीं है, तब तक वो बना रहेगा वहाँ पर। और उसने कुछ पास कर दिया स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है, तो वो कानून जो है वहाँ से हट जाएगा। 4th पॉइंट यहाँ पर आता है, लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है यहाँ पर सेंटर और स्टेट के, आता है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है। यहाँ पर खेल क्या है, समझने वाली बात है यहाँ पर, कि सबसे खास जो बात यहाँ पर होती है वो यही होती है कि सेंटर में पावर जो होती है गवर्नमेंट की, तो पार्टी जो होती है वो अलग होती है, स्टेट की पार्टी जो होती है वो अलग होती है। अब मान लीजिए कोई बिल पास किया गया यहाँ पर स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है उसकी तरफ से, देन अब जाएगा किसके पास, जो गवर्नर है उसके पास जाएगा, गवर्नर उसको परमिशन देकर साइन देकर उसको बना देगा लॉ वहाँ पर। गवर्नर नुमाइंदा किसका है यहाँ पर, सेंटर का।
अब सेंटर को पसंद नहीं आ रहा कि ये ऐसा काम करे। और एक चीज़ यहाँ पर और हो सकती है कि जो सेंटर जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो कोई ऐसा लॉ पास कर रहा है जो देश की यूनिटी के लिए ख़तरा है, पीसफुल जो रिलेशन देश के अंदर बने हुए हैं उसके लिए ख़तरा है। तो वो क्या है, जो गवर्नर है उसको बिल को यहाँ पर क्या कर सकता है, रोक सकता है काफ़ी टाइम के लिए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है उसके पास कि वो प्रेसिडेंट को भेज डाले, जो राष्ट्रपति है उसको भेज डाले कि आप देख लीजिए भाई क्या काम है क्या नहीं करना। हालांकि जो प्रेसिडेंट है उसके पास 0 पावर होती है उसके ऊपर, तो उसको रोक सकता नहीं वो खास मतलब। मगर जो गवर्नर है उसको कंसिडर कर डाला कि हम जो गवर्नर हैं जो स्टेट का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है उसको भेज डालते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कब होता है, जब स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो पार्टी है वो अलग होती है और जब स्टेट जो सेंट्रल में पार्टी है वो अलग होती है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है यहाँ पर, देश की जो नीति है उसके लिए। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो स्टेट की जो लेजिस्लेशन है उसने बिल तो पास करा, पेश भी कर दिया हुआ, पास भी हो गया वहाँ से, मगर साइन नहीं हो रहा है यहाँ पर। जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है काउंसिल है दोनों ने पास कर दिया बिल, वहाँ पे लोग भी मान गए, मगर जो गवर्नर है वो यहाँ पर नहीं मान रहा। जो गवर्नर है वो नहीं माना मतलब क्या है, जो पार्लियामेंट है वो इस पर अग्री नहीं करती यहाँ पर। ठीक है, तो जो है सेंटर जो है वो डायरेक्ट इस बिल को रिजर्व कर सकती है यहाँ पे अपनी मर्जी के हिसाब से। अब दूसरा यहाँ पे जो पॉइंट है वो यहाँ पर क्या है कि जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास करा है बिल, फाइनेंशियल बिल जो है कि हमें इतना खर्चा करना है, हम इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे यहाँ से, वो करेंगे, अगर लगी हुई है देश के अंदर इमरजेंसी, जब भी वो बिल यहाँ पर जो प्रेसिडेंट की जो कंसिडरेशन है उसके लिए वो रुका रहेगा। क्योंकि ज़रूरत क्या है कि जो पहले देश का जो ख़तरा है वहाँ पर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, पहली बात तो यहाँ पर कि पहले वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको फेस करेगी और निपटाएगी। ठीक है, जितना पैसा चाहिए होगा स्टेट की गवर्नमेंट को चलाने के लिए अपने स्टेट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं ले सकती। हालांकि अब तो ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी पहली वीडियो को कंप्लीट करते हैं क्योंकि मेरा सांस फूलने लगा और बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी होगी। यहाँ पर ये कितने मिनट की वीडियो है, 1 मिनट, ये हट गया, 30 मिनट की वीडियो यहाँ पर हो चुकी है यहाँ पर। सो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर पार्ट है अपने स्टेट का जो रिलेशन और स्टेट और जो यूनियन का रिलेशन है उसके बारे में। सो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय।